जब एक नहीं दो दो लड़कियां बन जाएं शैतान का घर। आज हम बात करेंगे द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की, जहां एक डरावना खेल शुरू होता है आत्माओं और इंसानों के बीच। चीखें, अजीब हरकतें और एक ऐसा साया जो छोड़ता नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहानी की शुरुआत 2010 में होती है हैती के पोर्ट ऑफ प्रिंस शहर में, जहां विक्टर फील्डिंग अपनी गर्भवती पत्नी सोरेन के साथ हनीमून मनाने आता है। विक्टर एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर है और दोनों स्थानीय संस्कृति और लोगों से काफी प्रभावित होते हैं। एक दिन कुछ स्थानीय बच्चे सोरेन को बुलाते हैं और उसके पेट पर हाथ रखकर उसकी आने वाली संतान के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये घटना विक्टर को अजीब लगती है, क्योंकि वो इस तरह की पारंपरिक रस्मों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी वो इस खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक जबरदस्त भूकंप से पूरा शहर तबाह हो जाता है। चारों तरफ चीख पुकार, गिरती हुई इमारतें और अफरा तफरी का माहौल होता है। इस दौरान सोरेन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर विक्टर को एक दिल तोड़ देने वाला निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। या तो सोरेन को बचाया जा सकता है या उनके बच्चे को। असमंजस और दर्द में डूबा विक्टर अपनी पत्नी को बचाने का फैसला करता है, मगर नियति का कुछ और ही इरादा होता है। सोरेन चोटों के कारण दुनिया को अलविदा कह देती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बच्ची को सी सेक्शन के जरिए बचा लेते हैं। ये पता चलता है कि वही बच्ची एंजेला है, एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे कहानी में उजागर होती है। इसके बाद कहानी 13 साल आगे बढ़ जाती है। अब हम अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हैं, जहां विक्टर अपनी बेटी एंजेला के साथ रहता है। हालांकि विक्टर अब भी फोटोग्राफी से जुड़ा है, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद से उसने ईश्वर और किसी भी आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करना बंद कर दिया है। दूसरी ओर एंजेला अब एक जिज्ञासु किशोरी बन चुकी है, जो अपनी माँ के बारे में जानने की इच्छुक है। एक सुबह वो अपनी माँ का पर्पल स्कार्फ निकालकर स्कूल ले जाने की कोशिश करती है। विक्टर इसे देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि सोरेन की चीजें उसकी स्मृतियों के लिए बहुत मूल्यवान हैं। फिर भी वो खुद पर काबू पाकर एंजेला को एक शर्त पर अपने दोस्त के घर जाने की इजाजत देता है। वो रात के खाने से पहले वापस लौट आएगी। अब कहानी में कैथरीन का परिचय होता है, जो एंजेला की सबसे करीबी दोस्त है और बैप्टिस्ट चर्च से जुड़ी हुई लड़की है। स्कूल में एंजेला कैथरीन से एक अजीब योजना साझा करती है। वो चाहती है कि किसी अनुष्ठान के जरिए वो अपनी माँ की आत्मा से संपर्क कर सके। कैथरीन, जो खुद भी इन चीजों में थोड़ी दिलचस्पी रखती है, इसे करने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों लड़कियां जंगलों में जाती हैं, जहां वे जमीन में एक गड्ढे जैसा कुछ पाती हैं। वे वहां बैठकर मोमबत्ती जलाती हैं और एक हार से पेंडुलम बनाकर आत्मा बुलाने का अनुष्ठान शुरू करती हैं। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है और आगे जो कुछ होता है वो सबके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती हैं, स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। एंजेला बेहोश हो जाती है या फिर किसी अजीब और अपरिचित दुनिया में चली जाती है। यहीं से डरावनी घटनाओं की शुरुआत होती है। 3 दिन तक एंजेला और कैथरीन लापता रहती हैं। विक्टर, उनके माता पिता टोनी और मिरांडा और पूरा शहर उन्हें ढूंढने में लगा रहता है। टोनी और मिरांडा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये भयानक स्थिति उनके लिए बेहद पीड़ादायक होती है। पुलिस, सर्च टीमें हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन कोई निशान या सुराग नहीं मिलता। फिर तीसरे दिन अचानक वे दोनों एक खलिहान में बेहोशी की हालत में मिलती हैं। ये स्थान उनके घर से करीब 30 मील दूर था। जब लड़कियां होश में आती हैं, तो वे दावा करती हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। उनके मुताबिक वे बस कुछ घंटों के लिए गायब हुई थीं, जबकि सच्चाई ये थी कि पूरे 3 दिन बीत चुके थे। उनके पैरों के तलवे गंभीर रूप से जल चुके थे, शायद इतने समय तक जूते न पहनने के कारण। इसके अलावा उन्हें कोई अन्य बाहरी चोट नहीं लगी थी। डॉक्टरों का मानना था कि उन्हें किसी ऐसे सदमे का सामना करना पड़ा है जिससे उनकी याददाश्त प्रभावित हुई है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों लड़कियों का व्यवहार असामान्य होने लगता है। एंजेला घर में विचित्र हरकतें करती है। उसकी बोलने की आवाज बदल जाती है, वो अपना बिस्तर गीला करती है और अपने नाखून तोड़ने लगती है।
एक दिन वो अपने पिता पर हमला कर देती है, जिसके बाद उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। विक्टर उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसकी दोस्त और पड़ोसी एन नर्स के रूप में काम करती है। दूसरी ओर कैथरीन के व्यवहार में भी ऐसा ही परिवर्तन दिखता है। एक दिन चर्च में कम्युनियन के दौरान वो अचानक हिंसक हो जाती है। पवित्र भोज के लिए इस्तेमाल होने वाली शराब और ब्रेड को वो फेंक देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, द बॉडी एंड द ब्लड। इस घटना से चर्च में भय और अराजकता फैल जाती है। मिरांडा ये सब देखती है और उसे गहरा शक होने लगता है कि शायद इन लड़कियों पर किसी अज्ञात राक्षसी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। जब वो ये बात विक्टर से साझा करती है तो वो उसके कथन को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि विक्टर अब भी नास्तिक सोच रखता है। और फिर रहस्य की परतें खुलने लगती हैं। एक रात एन अस्पताल में एंजेला की देखभाल कर रही होती है। अचानक एंजेला जागती है और ऐसी बातें कहने लगती है जो केवल एन ही जान सकती थी। एंजेला एन के अतीत के बारे में बोलती है, कैसे एन ने एक समय नन बनने की योजना बनाई थी और नोविशेट से जुड़ी थी। इसके अलावा वो एन द्वारा किए गए एक गर्भपात का जिक्र करती है, जिसे एन ने हमेशा छुपा कर रखा था। इतना ही नहीं, एंजेला उस नाम को भी बताती है जिसे एन ने नोविशेट में अपनाया था, सिस्टर सेंट मैरी। ये बातें सुनकर एन भयभीत हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक दैत्यात्मा का कब्जा है। वो तुरंत विक्टर के पास जाती है और उसे एक किताब देती है जिसे क्रिस मैकनील ने लिखा था। यही वही क्रिस मैकनील हैं जिन्हें हम 1973 की ओरिजिनल फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट से जानते हैं। क्रिस वो महिला थी जिनकी बेटी रेगन पर 50 साल पहले शैतान ने कब्जा किया था। उस अनुभव के बाद क्रिस ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में मौजूद भूत भगाने की विधियों पर गहन शोध किया। वो इस विषय पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन गई थी। हालांकि इसका मूल्य उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में चुकाना पड़ा। उनकी बेटी रेगन उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि क्रिस ने उस भयावह अनुभव पर एक किताब लिखकर इसे सार्वजनिक कर दिया था। विक्टर शुरू में इन घटनाओं को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो क्रिस की किताब में रेगन की एक तस्वीर देखता है तो उसे गहरा झटका लगता है। तस्वीर में रेगन के पेट पर हेल्प मी लिखा हुआ है। विक्टर को याद आता है कि एंजेला के पेट पर भी ठीक वही शब्द उसी अंदाज में दिखाई दिए थे। इस रहस्यमयी समानता को देखकर विक्टर को समझ आने लगता है कि मामला वाकई गंभीर है। वो क्रिस से मिलने जाता है और क्रिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिस अस्पताल में एंजेला से मिलती है और पुष्टि करती है कि ये वही अजीबोगरीब शक्ति है जिसका सामना उसने 50 साल पहले किया था। इसके बाद वो कैथरीन के घर का रुख करती है, जहां हालात और भी भयावह हैं। कैथरीन बुरी परिस्थिति में है। वो कमरे में अजीब तरीके से घूम रही है, जबकि उसके माता पिता बस प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। क्रिस स्थिति संभालने की कोशिश करती है और एक छोटा एक्सॉर्सिज्म अनुष्ठान शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो कैथरीन के पास जाती है, कैथरीन अचानक हिंसा पर उतर आती है। वो क्रूस उठाकर क्रिस की आंखों पर हमला करती है, जिससे क्रिस दृष्टिहीन हो जाती है। ये दृश्य बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरी फिल्म में क्रिस बाद में अस्पताल में ही रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस दानव से छुटकारा पाना संभव है? क्रिस ने विक्टर को एक अहम बात बताई थी कि एक्सॉर्सिज्म केवल कैथोलिक चर्च की मान्यता के अनुसार ही नहीं होता। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में इसके लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। क्रिस ने सुझाव दिया कि अगर लोग मिलकर साथ लड़ें, तभी इस ताकत को हराया जा सकता है। विक्टर, एन और कैथरीन के माता पिता टोनी और मिरांडा के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे स्थानीय समुदायों से मदद मांगते हैं, जिनमें फादर मैडॉक्स, कैथोलिक पादरी, डॉन रीवंस, बैप्टिस्ट पादरी, स्टुअर्ट, पेंटिकॉस्टल प्रार्थना विशेषज्ञ और डॉक्टर बी हाइव, अफ्रीकी पारंपरिक विधियों में निपुण रूटवर्क हीलर शामिल होते हैं। इन लोगों ने मिलकर एक इक्यूमेनिकल एक्सॉर्सिज्म तैयार किया, यानी विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ आकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। हालांकि कैथोलिक चर्च का धर्म प्रांत इस प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता। उनकी राय थी कि लड़कियां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें ऐसे खतरनाक अनुष्ठानों में शामिल करना सही नहीं होगा।
फादर मैडॉक्स मजबूरी में इनकार कर देते हैं, लेकिन विक्टर हार मानने को तैयार नहीं होता। वो अपने घर पर ही ये अनुष्ठान आयोजित करता है। कमरे में 2 कुर्सियां रखी जाती हैं और एंजेला तथा कैथरीन को आमने सामने बिठाया जाता है। डॉक्टर बीहाइव रस्मी घेरा बनाती हैं और सभी को चेतावनी देती हैं कि लड़कियों को छूने की कोशिश ना करें। एन, जिसने कभी नन बनने का सोचा था, फादर मैडॉक्स की दी हुई बाइबल को पकड़कर एकाग्र होकर प्रार्थनाएं पढ़ने लगती है। वो सेंट बेनेडिक्ट मेडल वाले क्रूज का भी उपयोग करती है, जिसे दानवों को भगाने में प्रभावी माना जाता है। डॉक्टर बीहाइव अपने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पवित्र जड़ी बूटियों और सिरके के मिश्रण से लड़कियों पर छिड़कती है, मानो ये पवित्र जल हो। सभी लोग अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार एक साथ प्रार्थना करते हैं, चाहे वे बैप्टिस्ट हों, पेंटेकॉस्टल हों या कैथोलिक। ये दृश्य बेहद प्रभावशाली है, जो दिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग गंभीर संकट में एकजुट हो सकते हैं। और फिर राक्षस ने अपनी वास्तविक भयावहता प्रकट करनी शुरू कर दी। एंजेला और कैथरीन दोनों एक साथ भयभीत होकर चीखने लगती हैं। उनके हार्ट मॉनिटर्स की धड़कनें एक ही लय में चलने लगती हैं, कभी तेज तो कभी धीमी। तभी राक्षस बोलता है, एक लड़की बचेगी, दूसरी मरेगी, तुम्हें एक को चुनना होगा। ये वही निर्दयी फैसला था जिसका सामना सालों पहले विक्टर को करना पड़ा था। असली धमाका तब होता है जब राक्षस एंजेला के मुखारविंद से उस राज का खुलासा करता है जिसे विक्टर ने अपनी यादों की गहराई में दबा रखा था। वो सच्चाई थी कि हैती में आए भूकंप के दौरान विक्टर ने एंजेला को नहीं बल्कि सोरेन को चुना था। इस सच्चाई का उजागर होना विक्टर की आत्मा को झकझोर देता है। वो अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठता है। राक्षस के कहने पर एंजेला भी विक्टर को ताना मारती है, तुमने मुझे कभी नहीं चाहा। विक्टर का दर्द और गहराता है। लेकिन इस तनाव के बीच फादर मैडॉक्स, जिन्होंने पहले मदद करने से इनकार कर दिया था, अचानक अपनी सोच बदलते हैं। वे घर में प्रवेश करते हैं और एंजेला और कैथरीन के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगते हैं। उनकी लैटिन में गूंजती प्रार्थनाएं माहौल में कुछ पल के लिए उम्मीद जगाती हैं। हालांकि राक्षस ये सब सहन नहीं कर पाता। उसने अपनी दुष्ट शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचानक फादर मैडॉक्स की गर्दन टेढ़ी कर दी, जिससे उनकी गर्दन टूट जाती है। उनका चेहरा पीछे की ओर मुड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मूल फिल्म में रेगन का सिर घूमा था। फादर मैडॉक्स वहीं दम तोड़ देते हैं। अब हालात पहले से भी भयावह हो जाते हैं। राक्षस फिर गरजता है, तुम्हें चुनना होगा, एक जिएगी, एक मरेगी। विक्टर, जल्दी फैसला करो। टूटे हुए दिल के साथ विक्टर चिल्लाता है, मैं दोनों को चुनता हूं। लेकिन राक्षस उसकी बात मानने के मूड में नहीं होता। मिरांडा भी विरोध करती है और कहती है कि वो ये फैसला नहीं करेगी। तभी अचानक कमरे का सन्नाटा तोड़ते हुए टोनी, जो कैथरीन के पिता हैं और पहले से ही टूट चुके हैं, बर्दाश्त खो बैठते हैं। वो फट पड़ता है, मैं कैथरीन को चुनता हूं, मेरी बेटी को बचा लो। यहीं राक्षस अपनी असली चाल चलता है। आप यकीन नहीं करोगे, उसने पहले कहा था कि एक लड़की जिएगी, एक मरेगी, तुम चुनो। पर उसने कभी ये नहीं कहा कि जिसे चुना जाएगा वो बचेगा। दरअसल उसकी खौफनाक चाल ये थी कि फैसला जिसके पक्ष में होगा वही मर जाएगा। टोनी के अपने शब्द मानो हथौड़े बनकर गिरते हैं। उसने कैथरीन का नाम लिया और ठीक उसी क्षण एंजेला का दिल धड़कना बंद कर देता है। मॉनिकर फ्लैटलाइन हो जाता है। समझा जा रहा होता है कि एंजेला मारी गई, लेकिन तभी राक्षस पीछे मुड़कर कैथरीन की ओर बढ़ता है। एक चुभने वाली सिहरन से भरे पल में कैथरीन खुद को एक अंधेरे, खोखले आयाम में पाती है। वहां से उसकी चीखें गूंजती हैं, माँ, पापा। वो चीखती चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाता। वातावरण में बस भय, पीड़ा और हताशा का साम्राज्य रह जाता है। विक्टर, जो अब तक रो रहा था और एंजेला को गले लगाए बैठा था, अचानक उठता है और सोरेन का वो पर्पल स्कार्फ ले आता है।
वही स्कार्फ जो सोरेन की मौत के दिन उसके पास था और जिसे एंजेला ने अपनी साधना में इस्तेमाल किया था। विक्टर स्कार्फ को एंजेला के पास ले जाकर उसे छूता है और गहरी उदासी भरी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। इसके बाद वो बचपन में सीखी हुई प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर का जाप करने लगता है और तभी एक चमत्कार होता है। एंजेला का मुंह खुलता है और उसके भीतर से एक गाढ़ा काला तरल बाहर निकलता है जो छत की ओर उछल जाता है। राक्षस का अस्तित्व आखिरकार एंजेला के शरीर को छोड़ने लगता है। एंजेला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। वो जीवित है। दूसरी ओर कैथरीन की चीखें सुनाई देती हैं एक आखिरी बार। उसके बाद एक डरावनी आवाज के साथ वो राक्षस की गिरफ्त में आकर नर्क में खींचे चली जाती है। मिरांडा और टोनी अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रहते हैं। कैथरीन हमेशा के लिए चली जाती है। फिल्म का समापन कुछ समय बाद होता है। एंजेला अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आती है और स्कूल जाने लगती है। दूसरी तरफ विक्टर सोरेन की कब्र पर भूल चढ़ाकर अपने गुनाहों को स्वीकार करने और उनसे शांति पाने की कोशिश करता है। वहीं मिरांडा और टोनी अपनी बेटी कैथरीन की कब्र पर आंसू बहा रहे होते हैं, गहरे शोक में डूबे हुए। और फिर एक ऐसा दृश्य जो दिल को छू लेता है। अस्पताल के एक कमरे में क्रिस मैकनील, जो अब पूरी तरह से अंधी हो चुकी है, अपने बिस्तर पर बैठी होती है। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर प्रवेश करती है रेगन, जो अब एक जवान महिला बन चुकी है। रेगन अपनी माँ का हाथ थामते हुए धीरे से कहती है, माँ, मैं यहाँ हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया। क्रिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और माँ बेटी सालों बाद एक दूसरे को भावुक होकर गले लगा लेती हैं। ये दृश्य फिल्म के सबसे इमोशनल पल का निर्माण करता है। इसके बाद कैमरा धीरे धीरे एंजेला के चेहरे की ओर जाता है, लेकिन ध्यान से देखो, उसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान खेल रही होती है। कुछ ऐसी मुस्कान जो सहज नहीं लगती। क्या एंजेला वाकई पूरी तरह ठीक हो चुकी है, या फिर उस राक्षस ने अपना मकसद पूरा करने के लिए कहीं खुद को छुपा लिया है? इन सवालों का जवाब निर्देशक ने सस्पेंस में छोड़ दिया ताकि दर्शक अगली फिल्मों के लिए उत्साहित रहें। आखिरकार ये फिल्म तो एक नई त्रयी की शुरुआत भर थी। अगली फिल्म का नाम होगा द एक्सॉर्सिस्ट डिसीवर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और भी डरावनी, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग मूवीज़ की कहानी हिंदी में सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी मूवी आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। आपकी रिक्वेस्ट हमारी अगली वीडियो बन सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।